दोस्तों 1970 में रिलीज हुई मूवी पूरब और पश्चिम का सॉन्ग जब जीरो दिया मेरे भारत ने मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। कहीं ना कहीं गुप्तकाल की अचीवमेंट्स की बात कर रहा है। प्राचीन भारत के कालखंड में कुषाण साम्राज्य के खंडहर पर एक नया साम्राज्य उभरा जिसका नाम था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य मौर्य साम्राज्य जैसा बड़ा नहीं था, लेकिन नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिकल यूनिटी को इसने एक सेंचुरी से भी अधिक समय तक बनाए रखा। गुप्तों ने नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल रीजन पर रूल किया। आज हम बात करने वाले हैं गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम उस सिचुएशन को जान लेते हैं जिसमें गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज कहा गया है। बैकग्राउंड, जैसा कि हम जानते हैं कि 17th सेंचुरी में अंग्रेज भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन धीरे धीरे उनके मन में भारत का रूलर बनने की इच्छा जगने लगी। प्लासी और बक्सर युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अलग अलग पॉलिसी से भारत में अपने शासन को एथिकल एंड लीगल प्रूव करने का प्रयास किया। अपने शासन को एथिकल बेस देने के लिए अंग्रेजों ने इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस की मदद से भारत के लोगों, उनके सोशल स्टैंडर्ड्स तथा उनके कल्चर को अत्यंत पिछड़ा घोषित करते हुए कहा कि भारत के लोगों को सिविलाइज्ड बनाने के लिए ब्रिटिश रूल समय की आवश्यकता है। अंग्रेजों ने इन इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस या फिर कहें साम्राज्यवादी इतिहासकारों का प्रयोग करके भारतीयों की पिछड़ी सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं पर जमकर प्रहार की। अंग्रेज यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने ईसाई मिशनरियों की सहायता से भारत में धर्म परिवर्तन को बढ़ावा देना प्रारंभ कर दिया। अपनी सभ्यता, संस्कृति, आर्थिक व राजनैतिक स्वतंत्रता पर ऐसे ऑर्गेनाइज्ड अटैक का जवाब देने के लिए इंडियन हिस्टोरियंस का एक वर्ग सामने आता है जिन्हें हम नेशनलिस्ट हिस्टोरियन कहते हैं। इन हिस्टोरियंस ने इंडियन हिस्ट्री और कल्चर के ट्रेडिशन के बारे में जानना शुरू किया और प्राचीन काल के विभिन्न साम्राज्यों और भारतीय संस्कृति के गौरव की झलक आम लोगों के सामने प्रस्तुत की, जिससे कि भारत के लोग खुद पर गर्व करना सीखें, खुद को असहाय न समझें और अंग्रेजों द्वारा फैलाए गए झूठ को समझ सकें। इन सब के परिणाम स्वरूप भारतीय लोग आत्मसम्मान व गर्व की भावना से भरकर अंग्रेजों का विरोध कर सके। राष्ट्रवादी इतिहासकारों के इसी प्रयास का एक परिणाम है कि उन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण काल अर्थात गोल्डन एज के नाम से पुकारा। ये था बैकग्राउंड गुप्त काल को स्वर्ण काल के रूप में प्रमोट करने का। दोस्तों, अब हम इन राष्ट्रवादी इतिहासकारों के उन तर्कों के बारे में जानेंगे जिनके माध्यम से उन्होंने गुप्त काल को स्वर्ण काल सिद्ध करने का प्रयास किया। इसमें सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक अचीवमेंट्स की। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स, अंग्रेज साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एरिया में भारतीयों से आगे थे और भारत पर रूल करने के एथिकल बेस के रूप में इसका प्रयोग करते थे। इसी के जवाब में गुप्त काल की साइंटिफिक अचीवमेंट्स को हाईलाइट किया गया। गुप्त काल के कुछ महान वैज्ञानिकों में सर्व प्रमुख नाम आता है आर्यभट्ट का। इन्हें फादर ऑफ एल्जेब्रा माना जाता है। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा जिसमें साइन टेबल्स शामिल हैं। उनके स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट निकालने के तरीके से किसी नंबर के डेसिमल प्लेस का पता लगाया जा सकता है, जिससे ये पता चलता है कि इंडियन मैथमेटिशियन जो 5th सेंचुरी में डेसिमल सिस्टम का यूज करते थे, अरबों और यूरोपियों से बहुत आगे थे, क्योंकि अरबों ने भारतीयों से सीखने के बाद 12th सेंचुरी में इसका यूज करना शुरू किया। दोस्तों, आर्यभट्ट ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस बात की खोज की कि अर्थ अपने ही एक्सिस पर रोटेट करती है और उन्होंने ग्रह की परिक्रमा के सही इक्वेशन को कैलकुलेट करने का सोल्यूशन भी निकाला। साथ ही उन्होंने वर्ष के दिनों की संख्या का सटीक अनुमान लगाया। आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमर भी थे जिन्होंने सोलर इक्लिप्स एंड ल्यूनर इक्लिप्स का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने ये प्रूव किया कि ग्रहण राक्षसों के कारण नहीं होते बल्कि प्लैनेटरी मोशन के कारण होते हैं। उन्होंने साइन फंक्शंस का पता लगाया और उसका यूज साइंस में किया तथा ट्रिग्नोमेट्री की नींव रखी। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की तथा डेसिमल सिस्टम के यूज की सलाह दी। उन्होंने सर्कल की वेरियस प्रॉपर्टीज के बारे में बताया तथा पाई का बहुत सटीक मान पता लगाया जो 3.1416 के ठीक 4 डेसिमल प्लेसेस तक था। इस क्रम में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण नाम आता है वराहमिहिर का। वराहमिहिर एक एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर, मैथमेटिशियन एंड स्कॉलर थे। ये चंद्रगुप्त II के नवरत्नों में से एक थे। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं पंच सिद्धांतिका और वृहत्त संहिता हैं। वृहत्त संहिता में डिफरेंट सब्जेक्ट्स जैसे प्रेशियस मेटल्स व स्टोन्स का वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाए, तलवारों पर धार कैसे लगाई जाए, ट्रीज से बिना मौसम फल कैसे प्राप्त किए जाएं,
असली नस्ल के पशुओं की पहचान कैसे की जाए, पानी की स्थिति को फोरकास्ट कैसे किया जाए तथा मौसम संबंधी मुद्दों जैसे कि बादलों, विंड्स और रेन की क्वांटिटी के बीच कोरिलेशन के बारे में बताया है। इस क्रम में अगला नाम ब्रह्मगुप्त का आता है। इन्होंने जियोमेट्री के एरिया में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया। ब्रह्मगुप्त पहले ऐसे मैथमेटिशियन थे जिन्होंने समान भुजाओं के सिक्लिक क्वाड्रिलैटरल का एरिया, ट्रायंगल का पेरीमीटर और डायमीटर एटसेट्रा निकालने के फॉर्मूला दिए। अगला नाम है सुश्रुत का। इन्होंने सुश्रुत संहिता की रचना की जो सर्जरी से रिलेटेड है। इसमें प्लास्टिक सर्जरी के बारे में भी बताया गया है। सुश्रुत संहिता में ह्यूमन फिजियोलॉजी की स्टडी के लिए डिसेक्टिंग का भी उल्लेख है। एक अन्य इंपॉर्टेंट नाम है महर्षि पालकाप्य। इन्होंने हस्तायुर्वेद नामक ऐसे लिखा जिसमें मेडिसिन और सर्जरी ने हाथियों की बड़ी बीमारियों का इलाज करने के संबंध में जानकारी दी गई है। इस काल के एक अन्य विद्वान धन्वंतरी अपने आयुर्वेद की नॉलेज के लिए फेमस थे। गुप्त काल में मेटल इंडस्ट्री में भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुए। इस समय बड़े पैमाने पर बनी गौतम बुद्ध की कांस्य स्टैच्यू टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का एक उदाहरण है। दिल्ली में मेहरौली का खुले में खड़ा आयरन पिलर जिस पर 15 शताब्दियों के बाद भी जंग नहीं लगा, ये गुप्त काल में प्रचलित आयरन टेक्नोलॉजी पर उस समय के भारतीयों की टेक्नोलॉजिकल नॉलेज की ओर ध्यान आकर्षित करता है। अजंता की गुफाओं में बने चित्र इस बात की ओर संकेत करते हैं कि इस काल में रंगों के निर्माण की कला शायद अपने चरम पर थी। गुप्त काल को स्वर्ण युग कहने का दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कला व साहित्य में हुआ विकास। आइए अब हम इसकी चर्चा करते हैं। डेवलपमेंट इन आर्ट एंड लिटरेचर। इस काल में दो महान महाकाव्य रामायण और महाभारत को 4th सेंचुरी में कंपाइल किया गया। दोनों महाकाव्यों की कथाएं बुराई पर अच्छाई की जीत का मैसेज देती हैं। गुप्त काल में कुछ स्मृतियों या लॉ बुक्स का भी कॉम्पिलेशन हुआ। इनमें से एक नारद स्मृति उस काल की कॉम्प्रिहेंसिव लॉज एंड रूल्स के बारे में बताती है। इस काल में अनेक स्क्रिप्चर्स जैसे कि याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन और बृहस्पति स्मृति की रचना हुई। शासन कला की पुस्तक कामंदक की नीतिसार और सेंसुअल प्लेजर पर वात्स्यायन द्वारा लिखी गई पुस्तक कामसूत्र इसी काल से संबंधित है। पुराणों का कॉम्पिलेशन भी गुप्त काल में पूरा हुआ। इस काल में विभिन्न पुराण जैसे कि विष्णु पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण आदि कंपोज किए गए। पुराण महाकाव्यों का अनुसरण करने पर पता चलता है कि वे उपदेशों से भरे पड़े हैं जो सामान्य लोगों की एजुकेशन और विजडम को इम्प्रूव करने के लिए लिखे गए हैं। गुप्त काल में पाणिनि और पतंजलि की रचनाओं के आधार पर संस्कृत ग्रामर का भी विकास हुआ। गुप्त काल की इनिशियल स्टेज में भास एक इम्पोर्टेंट कवि थे। उन्होंने 13 नाटक लिखे। उन्होंने संस्कृत भाषा में नाटक लिखे, लेकिन उनमें से बहुत से कैरेक्टर्स प्राकृत भाषा का प्रयोग करते नजर आते हैं। वे द्रदिर चारुदत्त नाटक के लेखक थे जो बाद में शूद्रक में मृच्छकटिक या लिटिल क्ले आर्ट के रूप में रिप्रोड्यूस किया गया। ये नाटक एक ब्राह्मण व्यापारी और सुंदर वेश्या के लव अफेयर्स पर बेस्ड है। ये एंशिएंट ड्रामास में मास्टरपीस मानी जाती है। दोस्तों, अब हम एक ऐसे साहित्यकार के बारे में जानने वाले हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जी हाँ, वो नाम है कालिदास का। सच पूछो तो गुप्त काल की लिटरेरी फेम का मुख्य कारण कालिदास की रचनाएं ही हैं। कालिदास गुप्त काल के ग्रेटेस्ट राइटर एंड पोएट थे। कालिदास की छोटी बड़ी कुल लगभग 40 रचनाएं हैं जिन्हें अलग अलग स्कॉलर्स ने कालिदास द्वारा रचित सिद्ध करने का प्रयास किया है, जिनमें से 3 नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम, 2 महाकाव्य रघुवंशम और कुमार संभवम और 2 खंड काव्य मेघदूतम और ऋतुसंहार सबसे ज्यादा फेमस हैं। उनकी रचना अभिज्ञान शाकुंतलम का वर्ल्ड लिटरेचर में शीर्ष स्थान है। यूरोपीय भाषाओं में ट्रांसलेट होने वाले एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में अभिज्ञान शाकुंतलम का नाम प्रथम है। उसके बाद भागवत गीता का नाम आता है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की रचना है जिसमें राजा अग्निमित्र की कहानी है। कालिदास का नाटक विक्रमोर्वशीयम बहुत रहस्यों से भरा है। दोस्तों, पंच महाकाव्य के नाम से प्रसिद्ध संस्कृत के 5 महाकाव्य इस काल में ही लिखे गए हैं, जो कालिदास द्वारा रचित रघुवंशम व कुमार संभवम, भैरवी का किरीटार्जुनियम, माघ का शिशुपाल वध, श्रीहर्ष का नैसाध्य चरितम। गुप्त काल में अजंता गुफा चित्रकला का भी पर्याप्त विकास हुआ। इस काल में फ्रेस्को एंड टेम्परा विधि से चित्रों का निर्माण किया गया। इसके तहत दीवारों पर गीले प्लास्टर पर ही चित्र बनाकर रंग भर दिए जाते थे।
अजंता की गुफा में पद्मपाणि नामक बोधिसत्व का चित्र 3D इफेक्ट देता है। सर्वप्रथम गुप्त काल में ही मंदिर हमारे सामने आते हैं। ये बात अलग है कि गुप्त काल के मंदिर बहुत ही साधारण थे, लेकिन वर्तमान में उत्तर भारत में पाए जाने वाले नागर शैली के मंदिरों का आधार गुप्त काल में ही खोजा जा सकता है। आइए अब हम जुडिशियल सिस्टम की चर्चा करते हैं। जुडिशियल सिस्टम गुप्त काल की ऊपर दी हुई अचीवमेंट्स के साथ ही गुप्त शासकों के अधीन जुडिशियल सिस्टम भी बहुत अधिक विकसित था। पहली बार सिविल एंड क्रिमिनल लॉ को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया। थेफ्ट एंड एडल्ट्री क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत आते थे। विभिन्न प्रकार की प्रॉपर्टी से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट सिविल लॉ के अंतर्गत आते थे तथा सक्सेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट्स के सेटलमेंट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव लॉज बनाए गए। उपरोक्त विशेषताएं वो आधार निर्मित करती हैं जिसकी वजह से राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने गुप्त काल को स्वर्ण काल के नाम से पुकारा। लेकिन गुप्त काल के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हमें इसकी लिमिटेशंस को भी जान लेना चाहिए। लिमिटेशंस इस काल में गुप्त राजाओं ने पुरोहितों और सामंतों को काफी मात्रा में भूमि दान में दी। अब यहाँ कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। पहली ये कि जो भी जमीन सामंतों को मिलती थी, वहां रहने वाले लोगों पर भी इन सामंतों को अधिकार मिल जाते थे। दूसरी ये कि सामंतों ने दान में मिली हुई भूमि से मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश की। इसके लिए यह जरूरी था कि बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाया जाए। इन सब का रिजल्ट ये आया कि वहां निवास करने वाले किसानों की जमीनों पर इन सामंतों ने अधिकार कर लिए, जिससे ये किसान धीरे धीरे मजदूर बन गए। बाद में इन्हीं मजदूरों के श्रम का प्रयोग जबरन बंजर जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए किया गया, जिससे फोर्स्ड लेबर को बढ़ावा मिला। इस काल में शूद्रों के कुछ वर्गों की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई। जिन की इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हुई उन्हें ब्राह्मणों ने रामायण, महाभारत और पुराणों को पढ़ने की परमिशन दे दी। ऐसा इसलिए किया गया कि ये वर्ग भी धार्मिक कर्मकांडों को करेगा, जिससे दक्षिणा आदि के रूप में ब्राह्मणों को फायदा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस काल में इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन के स्ट्रक्चर को और मजबूत किया गया। गुप्त काल में उच्च वर्गीय महिलाओं की सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता में कमी आई है, क्योंकि गुप्त काल में सामंतवाद और भूदान प्रथा के विकास के कारण उच्च वर्णों के लोग अधिक धनवान हुए। इससे उनके पास इतना धन था कि एक से अधिक पत्नियां रख सकते थे। इन सब का रिजल्ट ये हुआ कि पेट्रियार्कल सिस्टम और मजबूत हुआ और धीरे धीरे विमेन को भी प्रॉपर्टी समझा जाने लगा तथा महिलाओं से ये उम्मीद की जाने लगी कि चूंकि वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी हैं, तो हस्बैंड की डेथ होने पर उन्हें भी सती होना होगा, जिससे वो पति के अगले जन्म में भी सेवा कर सके। सती होने का पहला उदाहरण 510 ईस्वी में गुप्त काल में ही मिलता है। गुप्त काल में ट्रेड एंड कॉमर्स पर बेस्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी तथा लैंड बेस्ड एग्रीकल्चरल इकोनॉमी डेवलप हो रही थी। कंक्लूजन, गुप्त काल के बारे में इतना सब जानने के बाद हम शायद किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, पहले हमें उन पैरामीटर्स को डिसाइड करना होगा जिनके बेस पर हम किसी काल को गोल्डन एज कह सकते हैं। अतः अगर वो पैरामीटर्स हैं, किसी काल में हुआ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर एंड आर्ट, तो निश्चित ही गुप्त काल को गोल्डन एज कहा जा सकता है। लेकिन अगर किसी काल को गोल्डन एज घोषित करने के लिए उपरोक्त पैरामीटर के अतिरिक्त आम जन का जीवन, महिलाओं की स्थिति, निम्न वर्गों की स्थिति, सामाजिक शोषण का स्तर, व्यापार वाणिज्य की स्थिति आदि है, तो शायद गुप्त काल को स्वर्ण कहना निश्चित ही अतिशयोक्ति होगी। फिर भी गुप्त काल को गोल्डन एज कहने के पीछे राष्ट्रवादी इतिहासकारों का आम भारतीय लोगों के मन में गौरव की भावना जगाने का जो मोटिव था, उसमें वो पर्याप्त रूप से सफल रहे।